Good morning, everyone. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अपकमिंग मेंस देने जा रहे हैं, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आगे 90 डेज में उनको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो मेन हम 5 चीजों पे ध्यान देंगे। एक होगा आंसर राइटिंग आपका, उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे ये आपको करनी है, कैसे इसको अप्रोच करना है, अपने नोट्स को कैसे आपने यूज करना है अगर आपने ये बनाए हैं तो। हाउ ऑप्शनल कैन हेल्प यू गेट अ गुड रैंक। तो ऑप्शनल का जो रोल रहता है आपके रैंकिंग के अंदर, सिलेक्शन के अंदर तो काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये, साथ में आपका रैंक क्या होने वाला है उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके ऑप्शनल का रहता है। किस तरीके से आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम के दौरान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, उससे बच के रहना है। एंड हाउ टू टैकल द लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर को कैसे टैकल करना है। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग से। तो यूपीएससी मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो काफी जरूरी है। ऑन एन एवरेज आपको एक पेपर के अंदर जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें 5000 वर्ड्स जो होते हैं वो लिखने होते हैं और एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। तो 5000 प्लस 5000 कितना हो गया, यहां पे आपको 10,000 वर्ड्स जो हैं वो एक दिन के अंदर लिखने हैं। और जो सिचुएशन होती है काफी टायरसम हो जाती है यहां पर, क्योंकि बैक टू बैक आपके 2 पेपर्स होते हैं एक ही दिन के अंदर और 5-5 हजार वर्ड्स उसमें लिखना, क्योंकि इस चीज की हमें आदत नहीं होती है तो लिखना काफी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। होता क्या, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे जो फोकस हमारा रहता है रीडिंग पे ज्यादा रहता है और इसी वजह से जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो हमारी अच्छे से नहीं हो पाती है। इसी वजह से कोशिश करिए कि 1000 वर्ड्स आप रोज लिखने की कोशिश करिए। इवन जो लोग प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि आप 100 to 200 वर्ड्स एवरीडे लिखिए ताकि आपकी एक प्रैक्टिस जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। तो यहां पे आपको 1000 वर्ड्स कोशिश करिए आप रोज लिखने की। इससे क्या होगा, आपकी जो एक तरीके से जो आपकी मसल्स होती हैं, जो हैंड मसल्स होती हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और एग्जाम तक आपको 10,000 वर्ड्स एक दिन में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उसी तरीके से जैसे आप जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले दिन आप 100 kg जो है वो लिफ्ट नहीं कर पाते। पहले दिन आप थोड़ा थोड़ा 5 kg से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 से 7, 8, 9, 10 पे जाते हैं। धीरे धीरे इंक्रीज करते करते आप अपने गोल तक 100 kg का जो लिफ्ट करना होता है वो कर पाते हैं। लेकिन फर्स्ट डे अगर करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। और इसी तरीके से अगर आप सोचेंगे कि मैं एग्जाम में जाके 10,000 वर्ड्स एक ही बारी में लिख लूंगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। साथ में ही जो 1000 वर्ड्स आप रोज लिखेंगे उसके अलावा आपको वीक में 5000 वर्ड्स का जो एक फुल फ्लेज पेपर होता है, आप पुराने साल के पेपर्स उठा सकते हैं, मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, वो आपको जरूर यहां पे अटेम्प्ट करना है। इससे होगा क्या, इससे एक तो आपका वो पूरा जो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस होता है, जो एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो हो जाएगा और साथ में आपके जो 5000 वर्ड्स लिखने 3 घंटे में कैसे आपको लिखना है वो भी आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। और मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए आप 2.5 घंटे लेके चलिए। 2.5 घंटे में कोशिश करिए ये 4000 से 5000 वर्ड्स जो आपको लिखने होते हैं। लिखने की रीजन ये है क्योंकि जब एग्जाम में होंगे तो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप 2.5 घंटे यहां पे लेके चलेंगे, प्रैक्टिस 2.5 घंटे के हिसाब से करेंगे तो हो सकता है 3 घंटे में वहां पर आप इजिली अपने पेपर को पूरा कर ले। अगर 3 घंटे ही यहां पर पहले से मान के चलेंगे, 3 घंटे में ही प्रैक्टिस करके चलेंगे तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में ड्यू टू स्ट्रेस आपके छूट जाए। तो कोशिश करिए यहां पे 2.5 घंटे में प्रैक्टिस करिए पूरे पेपर को खत्म करने की, ताकि जब एग्जाम सामने आए तो वहां पर आप उसे 3 घंटे में अच्छे से कंप्लीट कर पाए। कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाई थी और मेरा जो पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक और इवन जो मेरा ऑप्शनल पेपर था उसमें एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं छूटा था। 3 घंटे में मेरा कंप्लीट पेपर हो जाता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी टाइम बचता था, नहीं, प्रॉब्ली 2 या 3 मिनट शायद बचते होंगे और उसको भी मैं कहीं ना कहीं यूज कर लेता था, कहीं पे डायग्राम बनाने के लिए या कहीं पे कुछ और वैल्यू एडिशन करने के लिए, कोई पॉइंट ऐड करने के लिए। तो पूरा 3 घंटे ही लग जाते थे एग्जाम को लिखने में, पेपर को कंप्लीट करने में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा नहीं है, देखिए मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और उसको 250 वर्ड्स में आंसर करना है, तो ऐसा नहीं है आपको 250 के 250 वर्ड्स ही लिखने हैं। अगर आप उसमें 150 वर्ड्स भी लिख पा रहे हैं, इवन दैट इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज आप रेलेवेंट लिख रहे हैं। तो रेलेवेंट लिखना ज्यादा जरूरी है। कोई भी वहां पे आपके वर्ड्स काउंट करने नहीं बैठेगा कि आपने 250 वर्ड्स पूरे लिखे हैं या नहीं लिखे। कम भी लिखेंगे तो चलेगा। और ऐसा मैंने अपने कुछ जो मेरे बैचमेट्स थे उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने भी, काफी लोगों ने कहा जिनके रैंक भी काफी अच्छे थे, कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा लिखा। जहां पर उनको लगता था कि 100 वर्ड्स में वो अच्छा आंसर कर पा रहे हैं तो उन्होंने उतना ही लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो रेलेवेंट लिखा। इसी तरीके से आपको लिखना है। और जो आप डायग्राम्स भी ऐड करेंगे वहीं पे डायग्राम्स ऐड करिएगा जहां पे उनकी रेलेवेंस है, अदरवाइज अननेसेसरी ऐड करने की कोशिश मत करिएगा। आंसर राइटिंग के अलावा एक हमारा और इसके अंदर पार्ट होता है, वो होता है एसे राइटिंग का। एसे राइटिंग अपने आप में एक पूरा पेपर है, तो इसके अंदर आप 15 दिन में एक एसे जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से जब तक एग्जाम आएगा आप 6 एसे लिख चुके होंगे और 6 एसे काफी होते हैं।
एक अच्छी प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहां पे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 ऐसे में आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि कैसे आप पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ का ट्रांजिशन कैसे रहेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी हम विल प्रिपेयर, अलग से इसका एक लेक्चर बनाएंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। मेंस के लिए 2.5 घंटे का टाइम लेके चलिएगा और प्रैक्टिस एवरीडे करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है योर नोट्स फॉर योर सर्वाइवल। देखिए, नोट्स मैं शुरू से ही कह रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब टाइम कम होता है तो वहां पर इनकी जो इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे आपको बेसिकली करंट के अलावा, क्योंकि करंट आपको डेली कवर करना ही है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी। करंट के अलावा कोई भी नई चीज नहीं पढ़ने का मतलब यही है कि आपने जितना अब तक ऑलरेडी कवर कर लिया है उसको करिए, उसको रिवाइज करिए। ऑफकोर्स हो सकता है 10 से 15% चीजें आपकी कवर नहीं हुई हो तो आप उसे अलग से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी नई चीजें पढ़ने लग जाएंगे। पेपर 1, 2, 3, 4 के अंदर सोचेंगे मैंने स्पेक्ट्रम की बुक पूरी कर लिया, मैं उसके साथ साथ बिपिन चंद्रा भी कर लेता हूं। वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपने स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ रखी है तो उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ज्योग्राफी में मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो उसी को ही रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स। कोई नई बुक मत उठाइएगा। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया होता है जिसमें नई नई चीजें आती रहती हैं और अगले 3 महीने मतलब 90 डेज में भी नई नई चीजें आएंगी। तो इसके लिए आप नई चीजों को पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, राज्यसभा की डिबेट्स एंड डिस्कशन को देखकर नोट्स बना सकते हैं। ऑप्शनल में भी मैं यही कहूंगा कि जितना आपने कर रखा है उसी को ही अच्छे से रिवाइज करिए। और मान लीजिए ज्यादा कुछ नहीं कर रखा है तो आपको यहां पे एक कॉल लेना पड़ेगा। वैसे तो अच्छी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि ऑप्शनल को आप प्रीलिम्स होने से पहले ही कवर कर ले, लेकिन इन केस अगर आपका नहीं हुआ है तो ऑप्शनल में आप नई चीजों को कवर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट 30-45 डेज तक आपका कवर हो जाए और फिर बाकी के दिन आप रिवाइज कर पाए। तो यहां पे अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट है तो कोई नई बुक के पीछे मत भागिएगा, नए नोट्स के पीछे मत भागिएगा। जो ऑलरेडी किया हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज करिए और उसी की ही राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इन केस ऑप्शनल अच्छे से नहीं किया हुआ है तो आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज को यहां पर भी यूज मत करिएगा क्योंकि टाइम जो है वो काफी लिमिटेड है। जो 90 डेज हैं ये आपके कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पे आपको पता है नए नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नए नए इंस्टीट्यूट्स एवरीडे पॉपअप होते हैं और वो अपने कॉपी पेस्ट मटेरियल जो आपको सेल करते हैं उसको कोशिश करिए अवॉइड करने की, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को ही रिवाइज करके जाइएगा। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि स्पेक्ट्रम के अंदर उसने साइट किया कि स्पेक्ट्रम के अंदर ये 3 नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा के अंदर इन 3 नाम में से ये 2 नाम तो लिखे हुए हैं लेकिन साथ में 2 नए नाम लिखे हुए हैं, तो क्या मुझे बिपिन चंद्रा भी पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए नई नई बुक पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रीजन ये है, हो सकता है कि स्पेक्ट्रम में 4 नाम दिए और बिपिन चंद्रा में 3 दिए और कहीं पे स्पेक्ट्रम में 3 दिए, बिपिन चंद्रा में 4 दिए। तो उस एक फैक्ट के लिए अगर आप पूरी बुक पढ़ने लग जाएंगे तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से सही नहीं रहेगा। हो सकता है उस पर क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, वो तो फिर किस्मत की बात होती है। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है तो उसी को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और बिपिन चंद्रा पढ़ लिए तो उसी को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। अब शिफ्ट करने की कोशिश मत करिएगा। चलिए, ऑप्शनल के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है ऑप्शनल और आपको यहां पे इसको अच्छे से टाइम भी इस वजह से देना है, क्योंकि यहां पे अगर ऑप्शनल आपका स्ट्रांग होता है और ऑप्शनल आपका हिट कर जाता है तो स्टूडेंट्स ने ऑप्शनल के अंदर 300 प्लस भी स्कोर किया हुआ है। 300 प्लस स्कोर करने का मतलब यह है कि इंटरव्यू की कॉल आने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं और इंटरव्यू में एवरेज परफॉर्म करने पर भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो यहां पे अगर ऑप्शनल आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया प्रीलिम से पहले, तो ये तो आपके लिए काफी एडवांटेज वाली पोजीशन है। आपको बस रिवाइज करना है और इसके आंसर्स लिख लिख के देखने हैं। पिछले साल के जो आंसर्स हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी आप उठा लीजिएगा। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जनरल स्टडीज से भी, क्योंकि जनरल स्टडीज में मान लीजिए क्वेश्चन आता है इंडो बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर, तो इतनी नॉलेज तो आपको होती है कि आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, तभी उसे जनरल स्टडी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जनरल तरीके के आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शनल होता है, मान लीजिए सोशियोलॉजी है, मान लीजिए साइकोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इसमें आपको स्पेसिफिक आंसर्स लिखने होते हैं, जनरल आंसर्स नहीं लिखने होते। तो इसी वजह से इसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो और भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लास्ट ईयर के जो आपके पेपर्स हैं उनको उठा के देखिए, सिलेबस को देखिए और कोशिश करिए ऑप्शनल के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की, क्योंकि जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, पेपर नंबर 1, ये सब चीजें तो आप पढ़ते ही आए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे काफी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो क्योंकि अब मेंस आने वाला है, आपको काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकती हैं हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट्स के लिए, और इवन राउंड द ईयर ये सब चीजें चलती रहती है। मैंने भी इसमें से एक प्रोग्राम जो था वो ज्वाइन किया था। बिलीव मी,
कुछ भी इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आप पिछले 20-25 सालों से जैसी हैंडराइटिंग लिख रहे हैं, अब 3 महीनों में उसको चेंज करना काफी एक आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल सी चीज है। रीजन उसका यह है कि मान लीजिए आप अपनी हैंडराइटिंग ठीक कर भी लेंगे, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर भी लेंगे, ब्यूटीफाई कर भी लेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। और एग्जाम में स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैंडराइटिंग की ब्यूटी से, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत ही सुंदर आंसर्स लिखे, लेकिन 20 में से आप सिर्फ उस हैंडराइटिंग के अंदर 3 ही आंसर लिख पाए या 5 ही आंसर लिख पाए। मान लीजिए आप 10 भी आंसर लिख पाए 20 में से, और लेकिन राइटिंग आपके जितने भी एस्पिरेंट्स ने मेंस के आंसर लिखे उसमें से सबसे अच्छी है, क्या आप पास करेंगे? नहीं। देखिए यहां पे हैंडराइटिंग की ब्यूटी से आप पास नहीं करते एग्जाम, हैंडराइटिंग की स्पीड जो होती है और आपकी जो एक्सप्रेशन होती है, जो चीजें आप लिख रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट जो होता है आपके मार्क्स आते हैं। तो यहां पे ब्यूटी की जगह आप जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और लैंग्वेज के साथ साथ स्पीड पे ध्यान दीजिए। जो आपकी लैंग्वेज है अगर वो लेजिबल भी है, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो सिर्फ इतनी है कि आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज उसे माना जा सकता है, लेजिबल है, समझ में आ जाएगी एग्जामिनर को, उतना काफी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी हैंडराइटिंग हो कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए, लेकिन आई थिंक इतनी तो सभी की हैंडराइटिंग होती ही है कि सामने वाले को समझ आ जाती है। क्योंकि हम एग्जाम्स दे के ही यहां तक पहुंचे, हमने स्कूल में भी एग्जाम्स दिए, बोर्ड एग्जाम्स दिए, देन कॉलेज के अंदर भी एग्जाम्स दिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दिए, तो कुछ ना कुछ तो हम कह ही सकते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग इतनी तो है ही कि जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेकर होगा, उसको समझ में आ जाएगी। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो देना है किसके ऊपर? लैंग्वेज के ऊपर, कि आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं अपने आप को। इसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं कि न्यूज़पेपर में से कैसे फ्रेजेस को यूज करना है, कीवर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड, स्पीड, कोशिश करिए आप पेपर अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग सेक्रीफाइस होगी, चलेगा, क्योंकि ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हुए हैं जहां पे हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एस्पिरेंट्स की, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉप 10 में रैंक किया, और ऐसे काफी सारे टॉपर्स अपनी बताते भी हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है, फिर भी मैंने एग्जाम को क्रैक किया है। रीजन इज मैंने अपनी लैंग्वेज पे काफी ध्यान दिया था और अपनी स्पीड पे काफी ध्यान दिया था, इसी वजह से फर्स्ट टाइम में ही मेरा मेंस जो था वो क्रैक हो गया था। तो बैड हैंडराइटिंग्स जो है इसके नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको इंप्रूव करने के चक्कर में स्पीड और लैंग्वेज को सेक्रीफाइस मत करिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको मोर देन ब्यूटी ऑफ द हैंडराइटिंग ज्यादा ध्यान स्पीड पे देना है, फोकस ऑन स्पीड। इतनी हैंडराइटिंग जरूर रखिएगा कि वो लेजिबल हो, समझ में आए, चाहे वो सुंदर दिखे या ना दिखे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करना है। देखिए पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया कि कई बार इवन 10% जो मेंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने मेंस लिखा होता है, वो हिंदी और इंग्लिश में ही फेल हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर 10,000 लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलता है तो उसमें से 1,000 तो हिंदी इंग्लिश में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस तरफ वो कभी ध्यान ही नहीं देते। उनका पूरा ध्यान पेपर 1, 2, 3, 4, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल प्रोबेबली इस साइड रहता है। तो यहां पे हिंदी और इंग्लिश आपको पता है कि अगर यहां पे आप 25% स्कोर नहीं करेंगे, दैट इज 75 मार्क्स आपके 300 में से नहीं आएंगे, तो आपके बाकी के पेपर्स तो चेक ही नहीं होंगे। पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल आप कितना भी अच्छा करें, हो सकता है आपने ऐसी चीजें लिखी कि आप मेंस के अंदर टॉप कर जाते, लेकिन वो आप टॉप कभी नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, क्योंकि आपने हिंदी और इंग्लिश को कभी किया ही नहीं, और इसी वजह से 75 मार्क्स भी इसमें आ नहीं पाए। तो यहां पे इसको करने का तरीका यह है, हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश आसान लगेगी लेकिन हिंदी मुश्किल लगेगी, और इसी तरीके से हिंदी वालों को हिंदी आसान लगेगी, इंग्लिश मुश्किल लगेगी। आपको अपने वीकर एरिया पे ही काम करना है कि एटलीस्ट इतना आप इंश्योर कर पाए कि आपके 75 मार्क्स आ जाएं। तो कोशिश करिए रोज 15 से 20 मिनट जो है आप इन सब्जेक्ट्स को देना शुरू करें, क्योंकि इंग्लिश वाले भी कई बार इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्कूल वाली इंग्लिश पूछी जाती है, कोई न्यूज़पेपर वाली इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। इसके अंदर एंटोनियम, सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, प्रोबेबली वॉइस नरेशन, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो यहां पे ध्यान देना काफी जरूरी है दोनों पेपर्स के ऊपर। 15 से 20 मिनट दोनों पेपर को रोज दीजिए। मेरे को भी जब मैं एग्जाम देके आया था, मुझे सबसे ज्यादा जो डर था फेल होने का वो हिंदी के अंदर ही लग रहा था, क्योंकि जिस दिन आई थिंक ऑप्शनल का पेपर था उससे नेक्स्ट डे ही मेरा लास्ट पेपर हिंदी का था, और क्योंकि शाम को मैं आया था दोनों ऑप्शनल पेपर देके, हिंदी की तैयारी करने का पहले भी मौका नहीं मिला था, और पहले मैंने इसको काफी नेग्लेक्ट भी किया था, और उस शाम को भी मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था, और नेक्स्ट डे हिंदी लिखना भी मुश्किल हो रहा था एग्जाम के अंदर, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस ही नहीं थी हिंदी लिखने की। इसी तरीके से जो हिंदी लिखते हैं उनकी इंग्लिश लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी। तो 15 से 20 दिन आपको इन दोनों पेपर्स के ऊपर ध्यान देना है, हिंदी को भी लिख कर देखना है, इंग्लिश को भी लिख के देना है। एटलीस्ट एक पेज तो रोज लिख के देखिएगा। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश लिख के देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी जरूर लिख के देखिएगा, अदरवाइज एग्जाम में लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज लिख रहे हैं, और वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। तो यहां पे दोनों लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छे से। 15 से 20 मिनट ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि पेपर इजी होते हैं और कट ऑफ भी देख रहे हैं हम, सिर्फ 25% इसके अंदर मार्क्स चाहिए होते हैं, और फिर भी स्टूडेंट्स इसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं हमने क्या क्या अभी कवर किया है। तो आंसर राइटिंग रोज लिख के देखना है, 2.5 घंटे का टाइम लेके चलिए। हफ्ते में एक पेपर जरूर सॉल्व करिए और एवरीडे कोशिश करिए 500 से 1000 वर्ड्स लिखने की। आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स को नया पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी नई चीजें मत पढ़ने की कोशिश करिएगा। स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो बिपिन चंद्रा मत पढ़िएगा और वाइस वर्सा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो अब माजिद हुसैन पढ़ने का टाइम नहीं है, माजिद हुसैन पढ़ रखी है तो अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो जो भी आपने बुक पढ़ रखी है उसी को ही स्टिक करके रखिएगा, नई चीजें मत पढ़िएगा। अपने ऑप्शन को पक्का करके जाइए। राइटिंग प्रैक्टिस इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर्स आपने अच्छे से करे हुए होने चाहिए। आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको अगर कोई पेपर दिला सकता है तो वो आपका ऑप्शनल का पेपर है। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट में अभी मत जाइएगा, आपको काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, अवॉइड देम। आपका काम होना चाहिए स्पीड और आपकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन। राइटिंग इतनी कर लीजिए कि लेजिबल हो, बस एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ब्यूटीफुल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। देन हिंदी और इंग्लिश को मत नेग्लेक्ट करिएगा। 10% बच्चे इसमें फेल होते हैं, उस 10% में मत आइएगा। कोशिश करिए इसको 15 से 20 मिनट रोज लिखने की, रोज प्रैक्टिस करने की। पिछले साल के पेपर्स जो हैं वो देख लीजिएगा। सो इसके अलावा भी आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू वांट मी टू मेक सम अदर वीडियो कंसर्निंग मेंस तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।